बच्चे इन केसेस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हम देखते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर जो होता है ये अपनी रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि हमारे पास ऑर्थो और पैरासाइट्स जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और वहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अगर हम ब्रोमीन को अगर उसको हेलोजिनेट करना चाहते हैं, मतलब हेलोजिनेशन का रिएक्शन करना चाहते हैं, तो हमें वहां पे मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो साइट्स होती हैं ऑर्थो और पैरासाइट्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, जिस कारण से हमारे पास क्या होता है कि ब्रोमीन जो होगी, अगर यहाँ पे अगर इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, तो वो इन सारे के सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, सेम इन केस ऑफ एल्को फिनॉल्स के अंदर भी ये सब के सब हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और हमें मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो होता ही यही है कि अगर हम एक्वस कंडीशन के अंदर हमने पहले इसको हेलोजिनेशन करने की कोशिश की, तो हमारे पास पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, क्योंकि हम फिनॉल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम फिनॉल्स की बात करें। लेकिन अगर NH2 के एनिलीन की बात करेंगे, उसके अंदर भी कुछ रिएक्शंस इसी तरीके के होंगे। तो अब हमारा फोकस है कि हम मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो मैं इसको एक साइड पे लिख कर देता हूँ। तो हमने क्या कहा है बच्चे, वी हैव टू डिक्रीज द पोलैरिटी बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज CH2 एंड CCl4 एट लो टेम्परेचर। तो अब हमने क्या किया बच्चे कि रिएक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर दिया, कि जो भी रिएक्टिव चीजें थी उनको हमने यहाँ पे क्या किया, अवॉइड किया, और उनकी जगह पे नॉन पोलर चीजों को ऐड किया, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो इससे अब हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम अब फिनॉल को ले रहे हैं, फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल के साथ, जैसे ही हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, ब्रोमीन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको मतलब कि एज अ सॉल्वेंट लिख देता हूं, या हम क्या कर रहे हैं, इन इन CCl4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर आपको पता ही है बच्चे की दो आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे। इसके दो आइसोमर्स कौन से बनेंगे, हमारे पास ऑर्थो भी बनेंगे, और हमारे पास OH जो है वो ऑर्थो पोजीशन को भी ब्रोमाइड आयन जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास पैरा पोजीशन के ऊपर भी जाके ब्रोमाइड आयन लग जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या था, हमें सिर्फ और सिर्फ जो पोलैरिटी थी उसको डिक्रीज करना था। वो हमने किस तरीके से कर ली, वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को यूज करके। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो डिक्रीज कर देते हैं द रिएक्टिव नेचर ऑफ रिंग एंड अवॉइड पॉलीहेलोजिनेशन, अवॉइड पॉलीहेलोजिनेशन। तो पॉलीहेलोजिनेशन यहाँ पे अवॉइड हो गई, ठीक है। ये चीजों को समझ लेना बच्चे आप। तो अगर हम इसका थोड़ा सा रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ है, तो आप देखो बच्चे, हमारे पास हो क्या रहा है, यहाँ पे फिनॉल है, तो यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस तो शो हो रही है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन OH ग्रुप प्रेजेंट है। और जैसे ही आप ब्रोमीन, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और इनके अंदर से ब्रोमीन जो होगी, जैसे ही हम इसको रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक तरफ को मूव करेगा, ठीक है। अगर ये इस तरफ को मूव करेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये ब्रोमीन जो होगी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफि और मैं यहाँ पे ना बच्चे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, क्योंकि सारी तरफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, सब तरफ हाइड्रोजन होंगे। तो जैसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई और एक ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, तो हमारे पास ये ब्रोमीन के साथ जाके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे OH लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, जहां पे पहले डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गई। लेकिन अब जहां से पाई बॉन्ड हटा है, वहां का दूसरा कार्बन था वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। ओके। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा बच्चे, यहां से हमारे पास ये हाइड्रोजन का सेक्रीफाइस होगा, और ये फिर एरोमेटिसिटी को मेंटेन करेगा। तो जैसे ही एरोमेटिसिटी को मेंटेन करेगा, यहां से H+ निकल जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे
हमारे पास फिर से वो बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे OH तो प्रेजेंट ही था। तो अगर मैं दूसरे केस के अंदर देखूं कि अगर ये बॉन्ड यहाँ पे, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जो मैंने मतलब कि ऑर्थो पोजीशन के लिए किया था, अगर ये नहीं होगा तो किस तरीके से होगा आप देखो। अगर ये नहीं होगा तो पैरा पोजीशन का कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होगा? पैरा पोजीशन का कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अल्टरनेटिवली हमारे पास बॉन्ड्स हैं Br के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो अब ये जो होगा ये जाके इसको कर देगा। तो अब ये करेगा तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है अगर किसी भी तरफ को ये मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये पैरा पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे जाके ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का सेक्रीफाइस होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कुछ इस तरीके का पैरा ब्रोमिनेशन हो रही है, ठीक है, ये पैरा ब्रोमिनेशन हो गई। तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमाइड आयन जुड़ गया। तो आप इनके नाम किस तरीके से लिख सकते हो बच्चे? ये हमारे पास क्या था? 2 ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, और ये क्या था? 4 ब्रोमो फिनॉल। तो इस तरीके से हमारे पास नेम्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, पहला तो हमने हेलोजिनेशन कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है बच्चे, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो मैं इसको HNO3 यहाँ पे लिख देता हूं एट 293 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर है बच्चे ये, ठीक है। फिनॉल गिव्स मिक्सचर ऑफ, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मिक्सचर ऑफ दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2, ठीक है, एंड 4, 2 and 4, मैं यहाँ पे 2 and 4 इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं? मैं यहाँ पे 2 and 4 यहाँ पे नाइट्रोफिनोल्स लिख सकता हूँ। मतलब ये है कि सेकंड पोजीशन पे होगा तो वो ऑर्थो होगा, ये ऑर्थो वाला होगा, ठीक है। अगर फोर्थ पोजीशन पे होगा तो ये पैरा वाला होगा। तो अब पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखना, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा आपको, लेकिन ये पॉइंट है, ठीक है। ऑर्थो जो प्रोडक्ट होगा जो कि 2 वाला होगा, सेकंड पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट आर मेजर, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यहां पे मैं मेंशन कर दूं ड्यू टू इंट्रा इंट्रा मैं यहां पे इंटर नहीं लिख रहा हूं, इंट्रा लिख रहा हूं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी बात भी हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंट देगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बच्चे, हमने क्या कहा कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को आप यूज कर रहे हो तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ 2,4 नाइट्रोफिनॉल, मतलब कि ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेंगे और पैरा प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जिनके अंदर से हमने लिख दिया कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है बच्चे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बन रही है। ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं बच्चे और इसके ऊपर थोड़ा और बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 मोल्स ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम HNO3 को यूज कर रहे हैं, वो भी डाइल्यूट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? हमें यहाँ पे एक तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्लस यहाँ पे क्या बनेंगे? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब कि हमारे पास OH के रिगार्डिंग देखो, ये सेकंड पोजीशन पे है,
नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, जो हमारा मतलब कि पैरा पोजीशन पे बन जाएगा। तो NO2 एक तो लग गया पैरा पोजीशन पे, एक लग गया ऑर्थो पोजीशन पे। तो अब हमने मेजर प्रोडक्ट क्यों कहा है बच्चे, मेजर प्रोडक्ट क्यों कहा है? मैं आपको बता दूं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ये। ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी बच्चे? देखो, ऑर्थो प्रोडक्ट का हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहां तो O और H लगे हुए हैं। और आपको पता ही है बच्चे, जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर्स ज्यादा है, ये देखो, लोन पेयर्स 6 लोन पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो ये जो होगा, ये यहाँ पे इस तरीके का, मैं इसको ना रेड कलर से बनाता हूं, समझ आ रहा है बच्चे? यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग किस तरीके से है कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम देखें, अगर हमें इनको सेपरेट करना है, कि हमें ये मिक्सचर मिला हुआ है, आपको कहा जाता है कि इसको सेपरेट करो, तो हम इसको क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करने से हमें मिलता क्या है कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो होते हैं वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर हीट होके बाहर निकल जाते हैं। हम उसको मेजर कह रहे हैं, लेकिन वो पहले क्यों निकल रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, वो देखना पड़ेगा हमें। जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर देता हूँ। तो बट द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से हम इसको, मतलब आपको पता ही है बच्चा, डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वहां से रिलीज हो जाती है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास जो बाकी बच जाता है, नहीं तो दो चीजें हैं, तो उसके बाद बाकी जो बची होगी वो तो बच्चे पैरा प्रोडक्ट ही होगी। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। एंड एज वी नो, द बॉइलिंग पॉइंट of ortho product is lower, it will start, it will start, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बच्चे, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर्स फर्स्ट। तो हमारे पास क्या था बच्चे, इसका मतलब है कि अगर वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो आप उन वेपर्स को कलेक्ट करके बाहर निकाल लोगे। वेपर्स तो क्या होंगे बच्चे, गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड होती है। ठीक है, तो वो अगर दूसरे के अंदर चली जाएगी, जैसे आपने कुछ ऐसा उसको क्या कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ होता है बच्चे, हमारे पास एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कुछ इस तरीके से, ड्रॉट के कुछ ऐसा कुछ कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इस तरीके का मटेरियल होता है, तो यहाँ पे हम कोई चीज को, मटेरियल को डालते हैं और उसको हीट कर देते हैं। इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर से वेपर जो होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ मटेरियल ले लो, तो हमारे पास वेपर यहाँ पे ऑर्थो के कलेक्ट हो जाएंगे, और जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। सर स्क्रॉल डाउन करना हाँ प्लीज, हाँ, एक मिनट नाइट्रेशन बच्चे, से।
अभी मैं बच्चे दूसरों के भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। कितना बच्चे? Sir, a little more. Thank you, sir. ओके बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि हमने कहा कि वेपर्स जो होंगे वो पहले ऑर्थो प्रोडक्ट के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे रीजन देखेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी ऑर्थो के प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर, मैं यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ। ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर हमें कौन सी देखने को मिली बॉन्डिंग? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम पैरा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो अब हम उसके साथ भी डील कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिनॉल को दूसरे तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे फिनॉल को हम यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और फिनॉल के साथ यहाँ पे O एंड H जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन, इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देता हूं। तो अब हमारे पास देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर इस तरीके से ये क्या करेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब जो होगा बच्चे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको आप क्या कहोगे, दिस इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चे, वो क्या करती है कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या कर रही है, ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये क्या कर रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है, इस मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रही है। समझ में आया बच्चे, मैंने आपको क्यों लिखा था कि ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो रहा है, लेकिन अब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके कुछ ऐसा कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहा, मिक्सचर नहीं फॉर्म कर रहा कि जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मेजर लिखा था। ऊपर देखो, मेजर हमने किसको लिखा था, ऑर्थो प्रोडक्ट को, इसको हमने मेजर लिखा था। लेकिन हमने बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा बताया, वो बताया पैरा प्रोडक्ट का। समझ में आई बच्चे बात, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, समझ? sir. ओके। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या करती है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आपकी क्लासेस के बीच में कंपटीशन होता है स्कूल के अंदर, तो उसको आप इंट्रा स्कूल कंपटीशन कहोगे, ठीक है। अगर दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होगा, तो वहां पे आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे इंटर स्कूल कंपटीशन। तो इस तरीके से होता है, अगर वो मॉलिक्यूल के बीच में ही है तो हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड, हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो वहां पे हम उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो फिर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो इफ, एंड इसको स्टार के साथ लिख लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड लिख लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 लिख देते हैं। मैं कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इंक्रीज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इफ कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड अगर प्रेजेंट होगा, तो फिनॉल यहाँ पे फिनॉल गिव्स, ठीक है। तो यहां पे क्या देगी ये, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल देगी, ठीक है। हमें क्या था कि पहले हमने डाइल्यूट के साथ किया था, जिसके अंदर हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, ऑर्थो और पैरा के। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज कर लिया बच्चे, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट नाइट्रेशन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे मान लो कि फिनॉल है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास एक्टिविटी ऑफ रिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है।
जो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ HNO3 यूज कर रहे हो, ठीक है, और ये भी कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड ले रहे हो, तो अगर H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिख देना, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा यहाँ पे NO2, NO2, NO2। तो ये बच्चे हाईली अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा, जिसको हम कह रहे हैं 2,4,6 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। और इसको हम एक और नाम देते हैं इसका बच्चे, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये बच्चे हाईली, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होता है इसका। क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था कि एसिड के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम फिनॉल को एज एसिड ट्रीट कर रहे थे पहले केसेस के अंदर, अभी तो हम चलो नहीं मान रहे, लेकिन फिनॉल है तो एसिडिक, हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे इसके पास देखो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तीसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे हैं जो खुद में रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो इसलिए जो इसका चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, वो कुछ इनके अंदर इस तरीके से रेजोनेट कर जाएगा कि ये बहुत कम हो जाएगा, जिससे इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बहुत कम आ जाएगा। तो इसलिए यहां से H पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज होगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट कैन इवन एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड भी कर जाता है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लोजिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। तो ये बहुत ही अनस्टेबल एसिड होता है बच्चे, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होता है इसका, ठीक है, यहाँ तक। तो हम पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 को यूज कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस के अंदर, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है। क्योंकि हमने एसिड्स के अंदर अंदर देखा था बच्चे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अगेन, इन केस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना बच्चे, कि अगर कोई भी एसिड है, चाहे वो आप देख लो यहाँ पे आप CH3C डबल बॉन्ड O और OH है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को वीक बना रहा है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, क्योंकि हम एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मानते हैं। तो अगर आप इस CH3 को अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप बनाते जाओगे, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, CH2, इसके साथ F लगा दो, F यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। आप ये करो, CHF और F एक और लगा दो इसके साथ, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे CF3 ले लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर रहे थे, जो कि इस नेगेटिव को इंक्रीज कर रहे थे। तो अब क्या, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. जितनी हमारा नेगेटिव जो पीछे बचता है बच्चे, H पॉजिटिव के पीछे जो बचता है, उसको 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 जितना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। अगर वो उतना ही ज्यादा अनायन स्टेबल होता जाएगा, तो बच्चों वो H+ को जल्दी से जल्दी छोड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चे बात? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस को कवर करते हैं हम। यहाँ पे पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है। फिर नाइट्रोसेशन होता है, नाइट्रो नाइट्रो
सेशन रिएक्शन होते हैं, इसके अंदर हम नाइट्रोसो ग्रुप को यूज करते हैं और बाद में नाइट्रेशन ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन फिनॉल फिनॉल रिएक्ट्स विद HNO2, तो HNO2 बच्चे नाइट्रोसो कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ही जरूरी था। HNO2 से ही नाइट्रोसो ग्रुप बनता है, ठीक है। एट लो टेम्परेचर, तो देखो हमें बच्चे टेम्परेचर को इतना ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन खुद खुद हो रहे हैं, ठीक है। टू फॉर्म पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, तो यहाँ पे ये नाइट्रोसो है, ठीक है, NITROSO, नाइट्रोसो फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चे, यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बच्चे, मैं इसलिए इसको अभी आधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे HNO2 डाल दिया, मतलब नाइट्रस एसिड, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चे, इसको हम कह रहे हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है ये, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड बनता है किस तरीके से, हम इसकी फॉर्मेशन के लिए इसको NaNO2 प्लस HCl डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें नाइट्रस एसिड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास होता क्या है कि H और NO2 जुड़ जाते हैं, Na और Cl डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे OH और पैरा प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास NO लग जाता है, दिस इज नाइट्रोसो, ठीक है, दिस इज नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट HNO3 से इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे विच ऑन ऑक्सीडेशन बाय यहाँ पे HNO3 गिव्स नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल भी कौन सी, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो अगर मान लो आपको बच्चे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आप पैरा प्रोडक्ट बनाओ, वो भी नाइट्रो का, ठीक है, नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल बनाओ, तो आप नाइट्रोसेशन जो प्रोसेस है इसको फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि पहले हमने देखा था बच्चे ऑर्थो और नाइट्रो प्रोडक्ट बन रहे थे और उसके बाद में स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह करनी पड़ रही थी हमें, ताकि उस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सके। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने फिनॉल को लिया, HNO2 को यूज किया, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोसो कंपाउंड बना, और जैसे ही आपने HNO3 डाला तो नाइट्रो पैरा पोजीशन के ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर ही आपको पैरा नाइट्रोफिनोल मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास NO2 जुड़ गया, तो ये हमारे पास पैरा, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल मिल गई। तो अगर आपको कहा जाए कि पैरा नाइट्रोफिनोल की प्रेपरेशन करो, तो आपको नाइट्रोसेशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चे, क्योंकि पहले केसेस के अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट भी वहां पे कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म करने हैं, तो फिर तो आपको यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो बच्चे क्योंकि इसके बाद वाले जो रिएक्शंस आएंगे वो सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स होते हैं, अभी तो नहीं, अभी तो हम सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एक प्रोसेस होता है, उसको भी करेंगे। फिर हम जाके सम स्पेशल रिएक्शंस पे आएंगे, और वो सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सल्फोनेशन। तो बच्चे देखो आप, यहाँ पे हम सल्फोनिक ग्रुप लगा रहे हैं, वहां पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा रहे थे, नाइट्रो ग्रुप लगाने को, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप को आप नाइट्रेशन कह रहे थे, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप को आप सल्फोनेशन कह दोगे। तो इसका मतलब हमें देखने को क्या मिलेगा, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद फिनॉल reacts with concentrated H2SO4 to form mixture of ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पे पैराफिनॉल
फिनॉल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो हमारे पास ये मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, लो टेम्परेचर पे, तो मैं यहाँ पे ना आपको पहले इसके रिएक्शंस बता ही देता हूँ, फिर हम ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल होती है। फिनॉल को हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा बना लेते हैं, और कुछ इसको ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि H2SO4 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को हम लो रख रहे हैं 288 केल्विन के पास, और नियर अबाउट 373, एक मिनट बच्चे, हाँ, 373 केल्विन के ऊपर। और फिर हम H2SO4 को ऐड करेंगे। तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोसल्फोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। ऑर्थोसल्फोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब कि OH के साथ यहाँ पे SO3H लग जाएगा, तो HSO3 जुड़ जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, तो H यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और OH इस H2SO4 के अंदर से मिल जाएगा, क्योंकि एक H भी निकलेगा और एक O भी निकल जाएगा। तो OH आएगा यहां से, और एक H आएगा इस पोजीशन से। तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ये, ठीक है। बाद में देखते हैं इसको किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। और दूसरे को मैं रेड से ही कर देता हूं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, तो आपको पैरासल्फोनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। तो अब हमारे पास SO3H जो होगा वो कहां पे जाके जुड़ेगा, वो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ा, इसके अंदर भी वाटर रिलीज होगा बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से देखना है, तो मैकेनिज्म के अंदर तो हम हमारे पास होगा क्या बच्चे, हम ऊपर लिख सकते हैं कि ठीक है, एट लो टेम्परेचर वी गेट ऑर्थो कंपाउंड, ठीक है। एंड एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वी गेट पैरा कंपाउंड्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे फिनॉल भी लिख देना, फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है बच्चे। और इसके मैकेनिज्म को अगर आप थोड़ा सा देखो, यहां तक लिख लिया बच्चे आपने? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या बच्चे, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास एक फिनॉल है, एक नहीं आप दो मोल्स लो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे आप दो मोल्स ले लो फिनॉल को, और यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर आप देखो, हमारे पास HO कुछ इस तरीके का हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक तरीके से डील करेंगे, ठीक है। और इसको देखेंगे हम एक तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिखा था आपको कि ये देखो OH यहां से रिलीज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक प्रोडक्ट के अंदर तो ये इस हाइड्रोजन को साथ में ले जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन को साथ में लेगा तो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये इसको साथ में ले जाता है तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और इसके अंदर हमारे पास, सॉरी, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से बाकी हमारे पास ये क्या बच जाता है, HSO3 नेगेटिव। तो ये HSO3 नेगेटिव जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, आप जोड़ सकोगे? यस सर। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर बच्चे वैसे है कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, इसके मैकेनिज्म के अंदर कुछ नहीं है। ये जो आपके पास HSO3 नेगेटिव है, ये जाके कहाँ पे जुड़ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ये हाइड्रोजन ब्रेक हुआ था। तो अगर तो ऑर्थो पोजीशन, अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यही चीज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो अब एल्काइलेशन आप किसको, असाइलेशन क्या था बच्चे, एडिंग ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी एसिटाइल ग्रुप, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आ जाता है। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है? ठीक है, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है बच्चे। ठीक है, इनके अंदर फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड तो बच्चे एल्काइलेशन आप क्या कह सकते हो? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हो। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे? फिनॉल्स व्हेन ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि यहाँ पे किसका काम कर रहा है? हैलोजन कैरियर का। ठीक है, या यहाँ पे आप इसको लुईस एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि लुईस एसिड कौन से थे? जो न्यूट्रल स्पीसीज हो लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो अब AlCl3 क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज है लेकिन ये न्यूट्रल है, तो इसलिए ये लुईस एसिड का काम करेगा। ठीक है, इट फॉर्म्स क्रीसॉल। क्रीसॉल को ये फॉर्म कर रहा है। तो क्रीसॉल क्या होता है कि एक फिनॉल ग्रुप होगा और एक हमारे पास क्या होगा? हमारे पास प्रेजेंट होगा OH ग्रुप। ठीक है, बेंजीन के साथ, तो उसको हम क्रीसॉल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया? OH के साथ यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे? हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे भी CH3 आ रहा है और यहाँ पे भी CH3 आ रहा है। ठीक है,